अध्याय 9 कक्षा 9 अध्याय 9 बल तथा गति के नियम, ये आपका चैप्टर है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन यानी गति, लॉ यानी नियम, गति के नियम और बल। तो हम आज बल का और गति के नियम का अध्ययन करेंगे। बल, बल शब्द से आप परिचित हैं? बल शब्द से आप परिचित हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं कि ये नया शब्द आपके सुनने में आया। बल यानी, अगर बल का अगर आप लोगों से अर्थ पूछे, बताओ बल यानी क्या होता है, तो आप सामान्य भाषा में या व्यवहारिक भाषा में हम बल का क्या जवाब देंगे? बल यानी यस, बल का मतलब, बल से आप क्या समझते हैं? बल का क्या शाब्दिक अर्थ है? बल का शाब्दिक अर्थ बताइए आप। बल यानी बल, ताकत। अच्छा, तुम बताओ बल यानी? बल यानी, हाँ चलो तुम बताओ बल यानी? बल से हमारे दिमाग में क्या बात आती है? बल, हाँ, बल यानी शक्ति, ताकत, पावर, है ना? ऐसा कुछ भी, ऐसे विचार हमारे, ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती है, ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आते हैं ना। चलो बैठ जाओ। अब इसी को मैं डिफाइन करूंगा आपको कुछ उदाहरण देकर, है ना? कुछ उदाहरण देकर मैं बल को परिभाषित करूंगा, बल को डिफाइन करूंगा। अब जैसे कि रबड़ की गेंद सबने देखी, कैसी होती है? रबड़ की गेंद कैसी होती है? गोलाकार होती है ना? अगर रबड़ की गेंद को मैं हथेलियों के बीच में लेता हूं और दोनों हथेलियों को दबाता हूं, तो अब गेंद कैसी हो जाएगी? दबेगी ना। दोनों हथेलियों के बीच में रबड़ की गेंद को लेकर अगर मैं दबाऊंगा तो वो गेंद किस आकार की हो जाएगी? गोल रहेगी क्या आपको? अब गोल नहीं है, अब अंडाकार हो गई, चपटी हो गई। या तो चपटी हो जाएगी, अंडाकार हो जाएगी, है ना? यानी कि हमने यहां पर एक प्रकार से बल लगाया, तो उस वस्तु जो थी उसका आकार बदल गया कि नहीं? आकृति बदल गई, उसका रूप बदल गया। पहले रूप कैसा था उसका? गोल। और बल जब हमने लगाया, कौन सा बल लगाया ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मांसपेशीय बल, है ना? हम जब बल लगाते हैं तो कौन सा बल लगाते हैं? मांसपेशियां। हमारी ये मांसपेशियां हैं, है ना? मांसपेशियों से बल लगेगा, है ना? तो मांसपेशीय बल हमने लगाया हथेलियों के माध्यम से रबड़ की गेंद पे, तो उसका रूप बदल गया कि नहीं? ठीक है ना? अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लीड है ना? अभी किस अवस्था में ये ठहरी हुई है ना? कि चलती हुई दिख रही है? चल रही है क्या ये? है ना? ठहरी हुई है मतलब रुकी हुई है, मतलब विराम अवस्था में। कौन सी अवस्था में ये? विराम, आराम कर रही है, विराम कर रही है, आराम विराम। कौन सी अवस्था? विराम अवस्था। अब मैंने इस पे बल लगाया, देखो बल लगाने से क्या हुआ? चलने लग गई। कौन सी अवस्था आ गई इसकी? कौन सी अवस्था? गति अवस्था। तो बल लगाने से क्या हुआ? अवस्था बदल गई। बल लगाने से अवस्था बदल गई। जो विराम में थी वो गति में आ गई, है ना? और जैसे आपने देखा होगा, आप लोग साइकिल चलाते हैं ना, तो पेडल घुमाए जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, मस्ती से चल रही है ना। फिर आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक कौन सा बल लगाते हैं आप? मांसपेशीय बल आपने लगाया, ब्रेक जैसे लगाया, और गाड़ी क्या हो गई? गति अवस्था से कौन सी अवस्था में आ गई? गति से विराम में आ गई, और एक विराम से गति में चली गई। समझ गए कि नहीं? अवस्था बदल जाती है कि नहीं बदलती है बल लगाने से? बल लगाने से अवस्था बदल जाती है, बल लगाने से रूप भी बदल जाता है। रूप मैंने आपको बता दिया, गोल था, उसका रूप कैसा था? गोलाकार था। अब गोलाकार से कैसा हो गया वो? अंडाकार हो गया, है ना? और अगर जैसे ये दीवार है, जैसे अब ये दीवार है, अब इस पे बल लगाओ, तुम सब मिलके बल लगाओ, इस पे बल लगाओ, दो धक्का दो, इसको खसका देंगे। बोले आज खसकेगा क्या ये?
ये दीवार खसकेगी? दीवार खसकेगी क्या? यहां पे हमने क्या करा? प्रयास किया, परिवर्तन करने का प्रयास किया, मगर परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यहां पर हम बल को कैसे परिभाषित करेंगे? बल किसे कहते हैं? अब ये प्रश्न बन गया। बल किसे कहते हैं? बल वह भौतिक कारक है। भौतिक मतलब समझ रहे हो? बाहरी कारक। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। यदि वस्तु गति अवस्था में है तो उसे विराम अवस्था में ला देता है, यदि विराम अवस्था में है तो उसे गति अवस्था में ला देता है, या उसके रूप को बदल देता है। बल किसी वस्तु के रूप को बदल देता है, या बदलने का प्रयास भी तो करता है। देखो प्रयास हो रहा है मगर बदल रहे हैं क्या? परिवर्तन हुआ क्या? या बदलने का प्रयास करता है। तो इस भौतिक कारक को हम बल कहते हैं। समझ गए ना? बल की परिभाषा समझ में आ गई सबको? अब बल को क्या से दर्शाते हैं? बल को हम क्या से दर्शाते हैं? बल को एफ से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? एफ से। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इंग्लिश में फोर्स FORCE, FORCE, फोर्स यानी बल, फोर्स यानी बल। बल को एफ से दर्शाते हैं। बल की इकाई, बल को नापना कि कितना बल लगाया। देखो सब में अलग अलग बल होता है ना? जो ज्यादा ताकतवर होता है उसमें ज्यादा बल, जो कमजोर है उसमें कम बल। बल सब में एक जैसा नहीं होता, सबका बल अलग अलग होता है। तो बल को नापना कि किसमें कितना बल है, किसमें कितना बल है, तो उसको नापने के पैमाने को या स्केल को या इकाई को या मात्रक को हम क्या कहते हैं? बल नापने का मात्रक क्या है? बल मापने का मात्रक आपका क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल को न्यूटन में नापा जाता है या मापा जाता है। 1 न्यूटन बल, 2 न्यूटन बल, 5 न्यूटन बल, 100 न्यूटन बल। तो बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन है। बल को एफ से दर्शाया जाता है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर देता है, या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, या किसी वस्तु का रूप भी बदल देता है। ठीक है? या बदलने का प्रयास करता है, या बदलने का प्रयास करता है ना? अब रबड़ की गेंद हमने ली तो अंडाकार हो गई। अगर लोहे की गेंद होती तो, अगर लोहे का गोला हमारे हथेलियों के बीच में होता और हम दबाते तो क्या दबता? क्या? तो यहां पे हम प्रयास कर रहे हैं मगर परिवर्तन नहीं हो रहा है। दीवार को हम धक्का दे रहे हैं मगर परिवर्तन नहीं हो रहा है। विराम अवस्था से गति अवस्था में चली गई क्या? ये दीवार कौन सी अवस्था में है? विराम। अब इस पे बल लगाया तो गति में हो गई क्या? तो कभी कभी क्या होता है? परिवर्तन नहीं भी होता है, केवल परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है मगर परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए ना? तो बल के बारे में मैंने आपको बताया कि बल की इकाई क्या है? न्यूटन। और बल का सूत्र क्या है? अब बल का सूत्र हम पूछे आपसे तो क्या है? MA। बल का सूत्र क्या है? MA। M का मतलब क्या? द्रव्यमान। M का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, मास। MASS, मास यानी द्रव्यमान। A फॉर एसिलिरेशन, एसिलिरेशन यानी त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर बल। तो हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये हमने बल का सूत्र बता दिया। ठीक है? अब हम बात करेंगे गति के नियम। तो गति की बात करेंगे हम, है ना? गति यानी मोशन, है ना? अगर कोई वस्तु गतिशील है ना? गतिशील मतलब जैसे अब कोई वस्तु गतिशील है तो हम कैसे मान ले कि गतिशील है? हम कैसे बताएंगे कि वस्तु गतिशील है? देखो, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वस्तु गतिशील है? जैसे यहां पर ये सड़क है, ठीक है? यहां पे खंबा, ये क्या आपका खंबा है, ये बिंदु है।
अब इधर से कोई कार निकली, इस पे से कोई कार निकली सड़क पे से, है ना, तो कार की इससे दूरी यहां पे, है ना, यहां पे, फिर 5 मिनट बाद कार उठ के यहां पे आ गई। अब दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, है ना। तो जब किसी स्थिर वस्तु या स्थिर बिंदु, जब किसी स्थिर वस्तु या स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति बदलती रहती है, देखो इसकी बदलती जा रही है, जब किसी स्थिर वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, समय के साथ 10 बजे कुछ और थी, 10 बजे यहां पे थी, 10:05 पे यहां चली गई, 10:10 पे यहां पे आ गई, 10:20 पे वहां चली गई, तो समय के साथ स्थिति बदलती रहती है, तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। क्या बताया मैंने, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। और स्थिति नहीं बदलती है, जैसे 10 बजे भी यहां पे ही थी, देखो अब 10 बजे यहां पे कार खड़ी हुई थी, हमने जाके देखा तो 10 बजे भी यहीं खड़ी हुई थी, है ना, फिर 12 बजे जाके देखा तब भी कार यहीं खड़ी थी, शाम को 5 बजे जाके देखा तब भी कार यहीं थी। तो अभी कार कौन सी अवस्था में है, कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है, तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। बात समझ में आ गई। स्थिति बदलती रहती है तो गति अवस्था, नहीं बदलती है तो विराम अवस्था। समझ गए। अब गति के नियम, गति का पहला नियम, गति के कितने नियम है, गति के नियम कितने हैं, गति के 3 नियम। कितने नियम है, 3 नियम। अब ये नियम कौन लेके आया, ये नियम कौन लेके आया, भगवान लेके आए क्या, नहीं, इंसान लेके आए। ये नियम इंसान ने निकाले, इंसान ने प्रतिपादित किए। और उस इंसान का नाम क्या, जिसने ये 3 नियम दिए, गति के 3 नियम दिए, उस इंसान का नाम क्या है, उस इंसान का नाम क्या है जिसने गति के 3 नियम दिए। 10वीं में आपने यहां देखा होगा, इधर कहीं तस्वीर लगी हुई है और उन नाम लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ है, सर आइजैक न्यूटन। 10वीं में देख के आओ, सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर लगी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, है ना। अब वो 3 नियम कौन कौन से हैं, वो आज हमको पढ़ने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहला नियम उन्होंने बनाया या बताया, उन्होंने बनाया नहीं बताया, है ना। पहला नियम उन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु गति कर रही है मतलब जैसे तुम्हारी साइकिल चल रही है तो चल रही है ना, कार चल रही है तो चल रही है, बस चल रही है तो चल रही है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गति करती रहेगी, उसी दिशा में गति करती रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बल यानी ब्रेक। अगर उसकी गति को रोकना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो गति करती रहेगी, चलती रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अब जैसे ये स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर इसको गति में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहरी बल लगाना पड़ेगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो पहला नियम आपका क्या कहता है, पहला नियम न्यूटन ने दिया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी दिशा में उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया,
बताओ। दूसरा नियम, न्यूटन की गति का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का जो दूसरा नियम है वो उन्होंने क्या दिया? दूसरा नियम उन्होंने दिया F इज इक्वल टू, देखो ये डेफिनेशन है आपकी, है ना, इसी डेफिनेशन से उन्होंने दूसरा नियम बना दिया। क्या है? F इज इक्वल टू क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू क्या है? एम ए। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है त्वरण। हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। वेग परिवर्तन, ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है वी अपॉन टी। ए इज इक्वल टू कितना होता है? ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। ए का वैल्यू होता है वी इज इक्वल टू, तो यहां पे रख दो, ए को हटा दो, ए की जगह ए का वैल्यू आ गया, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। अब ऊपर क्या हो गया? ऊपर क्या हो गया आपका? एम वी। ऊपर क्या हो गया? एम वी। द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। और संवेग को पी से दर्शाते हैं। संवेग को पी से दर्शाते हैं। तो ये आपका तीसरा नियम बन गया। सॉरी, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बन गया? अब यहां से न्यूटन ने सेकेंड लॉ, जो दूसरा नियम है, उसको परिभाषित किया कि किसी गतिशील वस्तु पर आरोपित बल, किसी गतिशील वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। हेलो, किसी वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित यानी लगाया गया बल, आरोपित यानी लगाया गया बल, किसी वस्तु पे लगाया गया बल उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये दूसरा नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तो न्यूटन के हम शुक्रगुजार है कि नहीं है? न्यूटन की ही वजह से आज इतना सभ्य समाज बन पाया है ना। अब न्यूटन की गति का थर्ड और तीसरा नियम, जिसको हम कहते हैं, इस नियम की मदद से, जो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है भैया। और इस नियम की वजह से हम जमीन पे चल पाते हैं। आप चलते हो ना, तो कौन से नियम की वजह से चलते हो? न्यूटन की गति के तीसरे नियम की वजह से हम जमीन पे चल पाते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम की वजह से घोड़ा गाड़ी खींच पाता है, और न्यूटन की गति के तीसरे नियम की वजह से रॉकेट आकाश में जा पाता है। रॉकेट छोड़ते ना हम आकाश में, है ना, तो रॉकेट आकाश में जाता है। तो कौन से नियम से जाता है वो? तीसरे नियम। रॉकेट तीसरे नियम का पालन करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है रॉकेट, और इस वजह से वो आकाश को चीरता हुआ अंतरिक्ष में चला जाता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम की वजह से हम जमीन पे चलने में सक्षम हैं। जब आप जमीन पे चलते हैं तो आपकी चलने की जो कला है, चलने का जो तरीका है, देखा आपने कैसा होता है? धावक को देखा? धावक को दौड़ते हुए देखा मैदान में? जब धावक दौड़ता है मैदान में तो वो क्या करता है? अपने पंजे से, जैसे ये जमीन है, ये आपकी, मान लो ये आपका समतल है, ये आपका समतल है ना, ये आपका समतल है ना। अब धावक है, तो धावक क्या करता है? ये उसका पंजा है, ये क्या उसका पंजा, और ये उसने जमीन पे रखा, और जमीन को वो क्या करता है? जमीन को पीछे धक्का देता है, ऐसे पंजे से जमीन को पीछे धक्का देता है, पंजे से जमीन को पीछे धक्का देता है, और जमीन उसको क्या करती है? उसको आगे धक्का देती है। धावक जब दौड़ता है तो अपने पंजे से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देता है, और जमीन उसको आगे की तरफ धक्का देती है, और इस तरीके से धावक बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है।
इसी प्रकार रॉकेट में होता है। रॉकेट में जो पीछे जेट नोदन होता है जिसमें से ईंधन जल के निकलता है, उसमें से जितनी तेजी से जितने वेग से धुआं पीछे निकलता है उतने वेग से रॉकेट आगे बढ़ता है। जितने तेज वेग से धुआं पीछे निकलेगा उतने तेज वेग से रॉकेट आगे बढ़ेगा। घोड़ा गाड़ी किसने देखी? घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी देखी कि नहीं? घोड़ा क्या करता है? जब घोड़ा चलता है सड़क पे तो उसके पंजों से, उसके खुरों से क्या करता है? वो जमीन को पीछे फेंकता है। खुरों से क्या करता है? जमीन को पीछे फेंकता है। वो जमीन उसको आगे फेंकती है और गाड़ी चलने लगती है। समझ गए? अगर न्यूटन की गति का तीसरा नियम नहीं होता तो हम जमीन पे चल पाते क्या? नहीं चल पाते। हम जमीन पे चल ही नहीं पाते। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को कैसे परिभाषित करेंगे हम? न्यूटन की गति के तीसरे नियम को हम परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया, जैसे हमने एक क्रिया करी, हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं? जमीन को पीछे धक्का देने की क्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम कहलाएगा? तीसरा नियम। चलो अब एक और नियम बाकी रह गया। हेलो, समझ ले बेटा, एक नियम और लास्ट है ना, तेरा भविष्य बन जाएगा। एक और नियम है जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। आपके सिलेबस में है। यह नियम किसने दिया? यह नियम इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली। यह नियम किसने दिया? इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने दिया था, जिसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। आप लोग सुबह उठते हो और बिस्तर को क्या करते हो? झटकारते हो ना, तो उस पर जो भी धुला होता है वो नीचे गिर जाता है ना, गिर जाता है है ना? तो वो कैसे होता है? वहां पे जड़त्व का नियम लागू होता है। वहां जड़त्व का नियम लागू होता है। आपने देखा होगा कि हम बस में बैठे रहते बस में, और बस अचानक चलती है तो हम पीछे की तरफ धक्का लगता ना, जैसे बस तो आगे आ गई, बस तो चलने लग गई, मगर हमको एकदम पीछे धक्का लगता है। या बस चल रही है, अच्छी चल रही है, स्पीड में चल रही है, ने एकदम ब्रेक लगा देता है। ड्राइवर क्या करता है? एकदम ब्रेक लगा देता है, तो हम कहां पे गिरते हैं? आगे जाके गिरते हैं भम करके ना। क्यों? क्योंकि हम बस के साथ क्या में थे? हम बस गति में थी।